हमारा हीरो मामोरू रेमंड टीम का कैप्टन है और वो अपने दोस्तों को सॉकर क्लब में इनवाइट करने आता है ताकि उन्हें सॉकर खेलने के लिए मना सके, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मामोरू अब तक फील्ड बुक नहीं कर पाया होता है। ये सुनकर मामोरू को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शोका को पता चलता है कि उनका क्लब बंद होने वाला है। टीनो मामोरू के पास जाती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि फील्ड बुक करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मामोरू कहता है कोई बात नहीं और डिसाइड करता है कि वो रिवर साइड जाकर एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेगा। रिवर साइड पर जब मामोरू और बच्चे सॉकर खेल रहे थे, एक बच्चा गलती से बॉल कुछ गुंडे को मार देते हैं। मामोरू उनके पास जाके माफी मांगता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा उसके पेट पर किक कर देता है। दूर से सुइया ये सब देख रहा होता है। एक गुंडा गुस्से में बॉल पर थूकता है और बॉल बच्चे की तरफ किक कर देता है, लेकिन सुइया एक पावरफुल किक मारता है जो कि एक गुंडे के फेस पर लगती है, जिस वजह से गुंडे डर कर भाग जाते हैं। मामोरू सुइया की किक की तारीफ करता है और उसे प्रैक्टिस के लिए इनवाइट करता है, लेकिन सुइया बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगली सुबह मामोरू सरप्राइज हो जाता है जब वो देखता है कि सुइया उसकी क्लास में ट्रांसफर स्टूडेंट बन गया है। ये देखकर मामोरू खुशी से झूम उठता है। ब्रेक टाइम पर मामोरू सुइया से बात करने जाता है और उसे सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन सुइया साफ कहता है कि मैंने सॉकर खेलना छोड़ दिया है। तभी हांडा आता है और मामोरू को बताता है कि फ्यूकाई उसे ढूंढ रहा है। वो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस तुरंत जाने के लिए कहता है। मामोरू प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल बताता है कि इस हफ्ते उनका एक फ्रेंडली मैच होने वाला है जो कि टेकाकू एकेडमी के खिलाफ है। टेकाकू एकेडमी जो पिछले 40 सालों से जापान की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। मामोरू सोचता है कि जापान की नंबर 1 टीम हमारे अगेंस्ट क्यों खेलना चाहती है। हमारे क्लब में तो सिर्फ 7 मेंबर्स हैं। नात्सुमी कहती है कि हमें और मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे। अगर हम मैच हार गए तो हमें अपना सॉकर क्लब बंद करना पड़ेगा। मामोरू क्लब जाता है और सभी को यह बताता है कि उनका अपोनेंट टेकाकू एकेडमी है। ये सुन के सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन मामोरू आसानी से गिव अप नहीं करता। वो नए मेंबर्स ढूंढने के लिए निकल जाता है और दूसरे स्पोर्ट्स क्लब में भी जाता है, लेकिन कोई भी सॉकर क्लब ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होता। घर वापस आते वक्त मामोरू को शुइया मिलता है और वो उसे टेकाकू एकेडमी के अगेंस्ट उनके प्रैक्टिस मैच के बारे में बताता है। ये सुन के शुइया शॉक हो जाता है। मामोरू से कहता है कि उनके क्लब में एक मेंबर की कमी है और रिक्वेस्ट करता है कि वो अपना डिसीजन एक बार और सोचे, लेकिन शुइया अभी भी मना कर देता है और चला जाता है। शाम को मामोरू अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और बॉल को ट्रक के पहिए से पकड़ने की टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी केज़मारू आता है और मामोरू से पूछता है कि वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है। मामोरू कहता है कि ये मेरे दादाजी की नोटबुक है और ये टेक्निक इसी में लिखी हुई है। केज़मारू सोचता है कि मामोरू ये सब कैसे समझ पा रहा है। केज़मारू मामोरू को बताता है कि उसने सॉकर क्लब ज्वाइन करने का फैसला किया है। सॉकर क्लब के मेंबर्स भी कैप्टन की स्पिरिट को देखते हैं कि वो कभी गिव अप नहीं करता, इसीलिए वो भी मामोरू के साथ स्पेशल ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। ये सब सुन के मामोरू बहुत इमोशनल हो जाता है और सभी बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। आगे फ्रेंडली मैच का दिन आता है। मामोरू सबको नए मेंबर से मिलवाता है। एक जिसका नाम मात्सुनो है, जिसने कभी भी सॉकर नहीं खेली है, और दूसरा एक लड़का है जो गोश्त की तरह दिखता है, उसका नाम कजिनो है। उसने क्लब ज्वाइन इसीलिए किया है क्योंकि वो अपनी मौजूदगी सभी को दिखाना चाहता है। मैच शुरू होने वाला है और टेकाकू एकेडमी के मेंबर्स ग्रैंड एंट्रेंस के साथ एंटर करते हैं। कैप्टन कीडो कहता है कि मैं यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहता हूँ और वो फ्रेंडली मैच प्रपोज करता है। मामोरू टेकाकू एकेडमी के कैप्टन से मिलता है। कीडो कहता है कि ये उसकी टीम का इस फील्ड पर पहला मैच है, इसीलिए वो थोड़ा वार्म अप करना चाहता है। टेकाकू एकेडमी के मेंबर्स सॉकर खेलने में काफी ज्यादा स्पेशल एबिलिटीज रखते हैं। वो लोग नॉर्मल सॉकर प्लेयर की तरह तो नहीं लग रहे होते, बल्कि कोई म्यूटेंट जैसे ही दिखते हैं। कैप्टन कीडो मामोरू की तरफ शॉट मारता है, जिसे मामोरू सक्सेसफुली ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसके ग्लव्स लगभग जल जाते हैं। ये सब देखकर मामोरू का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन उसके टीममेट्स बहुत डरे होते हैं और काबेयामा तो तुरंत ही भाग जाता है। अभी मामोरू की टीम में सिर्फ 10 प्लेयर है। फिर कीनो एक और मेंबर को लाती है जिसका नाम मेगन होता है और वो नंबर 10 शर्ट पहनने का डिमांड करता है। हालांकि वो सॉकर नहीं खेल सकता। प्रिंसिपल को ये देखकर चिंता होती है क्योंकि टेकाकू एकेडमी जिस भी टीम को हराती है वो उन स्कूल्स की बिल्डिंग को बुलडोजर से डिस्ट्रॉय कर देती है। नात्सुमी सोचती है कि टेकाकू एकेडमी अपनी से कमजोर टीम रेमंड के साथ क्यों खेलना चाहती है। इस दौरान मामोरू की टीम काबेयामा को ढूंढ रही होती है, जबकि टेकाकू
एकेडमी अभी भी इंतजार ही कर रही होती है। हैनी जिम से पूछता है कि हमें ये मैच खेलने की क्या जरूरत है। जिम बताता है कि कमांडर को एक प्लेयर में इंटरेस्ट है जो अभी अभी स्कूल ट्रांसफर हुआ है, वो उसकी एबिलिटी देखना चाहते हैं। मामोरू की टीम काबेयामा को ढूंढ लेती है और वो एक क्लोजेट में छुपा होता है, लेकिन वो इतना मोटा होता है कि वो वहां पर फंस जाता है। श्रियोनजी उसे निकालने के लिए किक देता है। आगे कैप्टन की एडवाइस सुनने के बाद काबेयामा वापस आने के लिए तैयार हो जाता है। आशी न्यूज़पेपर क्लब से आती है और इस मैच के बारे में आर्टिकल लिखने का मन बनाती है। ककुमा चेस क्लब से कमेंटेटर बनने आ जाता है। दोनों टीम्स फील्ड में एंटर करती हैं और टेकेको एकेडमी और रेमंड के बीच मैच शुरू होने वाला होता है। रेमंड टीम किक ऑफ करती है और तुरंत अटैक लॉन्च कर देती है। र्यूगो 2 प्लेयर के टैकल से बचकर बॉल केज मारू को पास करता है जो पेनल्टी एरिया में जाता है और लेफ्ट विंग को पास करता है। बॉल अब पेनल्टी एरिया में पास होती है। र्यूगो जंप करके शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन टेकेको का गोलकीपर इसे आसानी से सेव कर लेता है। वो बॉल कीडो की तरफ फेंकता है। अब टेकेको टीम का टर्न होता है। कीडो एक लॉन्ग रेंज शॉट मारता है जो बहुत ही पावर के साथ मामोरू और बॉल को दोनों को ही गोल की तरफ उड़ा देता है। यही वजह है कि टेकेको एकेडमी पिछले 40 सालों से सॉकर स्ट्रीट पर राज करती आ रही है। लेकिन मामोरू अब भी खड़ा होता है और अपने टीममेट्स को इनकरेज करता है, कहीं वो डर न जाए। पहले हाफ में टेकेको एकेडमी 10 गोल स्कोर कर देती है, जबकि रेमंड टीम 0 के साथ निराश होती है। वो सभी एग्जॉस्टेड होते हैं, जबकि टेकेको के प्लेयर्स को पसीना भी नहीं आता। मामोरू फैसला करता है कि वो उन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा दौड़ाएगा ताकि उनकी स्टेमिना ड्रेन हो सके, लेकिन रेमंड प्लेयर इतने थके हुए हैं कि वो सेकंड हाफ शुरू नहीं कर पाते। वो पूरी तरह गिव अप कर चुके होते हैं। सिर्फ मामोरू ही है जो खेलने के लिए रेडी है। टेकेको का कमांडर अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देख पाया है जिसे वो ढूंढ रहा था। सेकंड हाफ शुरू होता है। कीडो मेंबर को डेथ जोन टैक्टिक डिप्लॉय करने के लिए कहता है ताकि वो उस व्यक्ति को बाहर ला सके। 3 प्लेयर हवा में जंप करते हैं और एक पावरफुल किक रिलीज करते हैं। बॉल मामोरू के चेहरे पर जा लगती है और उसे भारी चोट लगती है। उनका प्लान यह है कि वो रेमंड के प्लेयर को वायलेंस से क्रश करेंगे जब तक कि वो व्यक्ति बाहर नहीं आ जाता। सिर्फ मामोरू ही खड़ा रहता है और उनका टारगेट बन जाता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किक्स को ब्लॉक नहीं कर पाता। मेगन इस नजारे से इतना डर जाता है कि वो फील्ड से ही भाग जाता है और अपनी जर्सी उतार फेंकता है। टेकाको के प्लेयर्स मामोरू का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो गिव अप कर दे, लेकिन मामोरू फिर से खड़ा होता है और उनकी किक से टॉर्चर होता रहता है। शुया पूरा मैच देख रहा होता है और मेगन की उतारी हुई जर्सी को उठा लेता है। टेकेको एकेडमी अब 20 गोल स्कोर से आगे चल रही होती है। शुया फील्ड में नंबर 10 जर्सी पहनकर एंटर करता है। कीडो मुस्कुराता है क्योंकि वो व्यक्ति वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे और वो आखिरकार आ चुका है। टेकेको एकेडमी का रियल मिशन अब शुरू होता है। रेमंड किक ऑफ करता है और तुरंत बॉल खो देता है। 3 टेकेको प्लेयर्स जंप करते हैं ताकि डेड जोन बना सके। शुया बॉल को ब्लॉक नहीं करता बल्कि सीधा अपोनेंट के गोल की तरफ भागता है क्योंकि वो विश्वास करता है कि मामोरू ब्लॉक कर लेगा और बॉल उसे थ्रो करेगा। मामोरू शुया को डिसअपॉइंट नहीं करता और वो अपने हैंड ऑफ गॉड टेक्निक को एक्टिवेट करके बॉल को पकड़ लेता है। साइड से देख रहा एक आदमी इसे लेजेंडरी इनाजुमा 11 टेक्निक का रूप में पहचान लेता है। बॉल शुया की तरफ फेंक दी जाती है। वो तुरंत जंप करके फायर टोर्नेडो का यूज करके गोल स्कोर करता है। रेमंड टीम पहला गोल स्कोर कर देती है। टेकेको एकेडमी का लीडर कहता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो गया है और डाटा कलेक्ट हो गया है। टेकेको एकेडमी मैच को छोड़ देती है और अपनी हार एक्सेप्ट कर लेती है। इसका मतलब ये है कि रेमंड टीम ये मैच जीत गई। कीडो जाने से पहले मामोरू को बहुत गौर से देखता है और उसे मामोरू बहुत इंटरेस्टेड लगता है, लेकिन शुया तुरंत ही अपनी जर्सी उतार देता है और कहता है कि वो अगली बार नहीं आएगा। मामोरू शुया का शुक्रिया अदा करता है और फिर सभी लोग क्लब के पहले गोल की जीत सेलिब्रेशन करते हैं। अगली सुबह सब मीटिंग में बैठे होते हैं और पिछले मैच की शॉर्ट कमिंग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी नात्सुमी आकर उन्हें बताती है कि उनका अगला फ्रेंडली मैच ओकल्ड हाई के साथ है और अगर वो हार गए तो क्लब बंद हो जाएगा। अगर वो जीत गए तो उन्हें इंटर हाई स्कूल सॉकर टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करने दिया जाएगा। ये सब मेंबर्स को बहुत एक्साइटेड कर देता है। टेकेको के अगेंस्ट स्कोर करने की वजह से उन्होंने दूसरे स्कूल से अटेंशन अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। जब सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ओटोनाशी न्यूज़पेपर क्लब से आती है
वो उस मैच के बाद से सॉकर क्लब की फैन बन गई थी। जब उसे पता चलता है कि उनका अगला अपोनेंट ओकल्ट है तो वो तुरंत ही पैनिक हो जाती है। ओटोनाशी बताती है कि उस स्कूल के बारे में बहुत स्कैरी रूमर्स हैं। जो प्लेयर ओकल्ट के खिलाफ खेलते हैं उन्हें 3 दिन बाद ही बुखार आ जाता है। अगर कोई ओकल्ट के खिलाफ स्कोर करने की कोशिश करता है तो उनके पैर काम नहीं कर पाते। सबको लगता है कि ये स्कूल शापित है। सभी लोग कहते हैं कि सुइया क्लब ज्वाइन करे ताकि वो ओकल्ट के अगेंस्ट लड़ सके। ये सब सुनकर ryugo को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे डर है कि सुइया सब स्पॉटलाइट ले लेगा। मामोरू सबसे कहता है कि दूसरों पर इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए और खुद पर मेहनत करनी चाहिए। हम देखते हैं कि ryugo बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो रेमंड का मेन स्ट्राइकर बनना चाहता है। अगली सुबह मामोरू गलती से सुइया को हॉस्पिटल जाते हुए देख लेता है। वो आगे सुइया का पीछा करता है और पकड़ा जाता है। सुइया अपनी बहन यूका से मिलने आया था जो कोमा में है। इंटर स्कूल सॉकर फाइनल्स के बाद का मैच था जो किडाकावा और टेकाको के बीच था। यूका स्टेडियम गई थी सुइया को चीयर करने के लिए, जहां धक्का मुक्की में वो गिर जाती है जिसकी वजह से उसकी आज ये हालत हुई है। सुइया कहता है कि अगर उसने सॉकर नहीं खेला होता तो ये सब कभी नहीं होता। वो हमेशा खुद को ब्लेम करता है। उसने कसम खाई थी कि अगर यूका नहीं उठी तो वो सॉकर कभी नहीं खेलेगा, लेकिन रेमंड और टेकाकू मैच के दौरान उसने गेम खेलकर ये कसम तोड़ दी। उसे नहीं पता था कि उस दिन उसने वो जर्सी क्यों उठाई थी। मामोरू सुइया से माफी मांगता है क्योंकि उसने बिना कुछ जाने उसे परेशान किया था। अगले दिन ओटोनाशी सॉकर क्लब में मैनेजर बनने आती है। वो अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके उन्हें ग्रो करने में मदद करना चाहती है। ryugo अब भी शूटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो सब टारगेट मिस कर रहा होता है। उसे लगने लगता है कि वो स्ट्राइकर पोजीशन के लिए सूटेड नहीं है। वो सुइया से बहुत जेलस फील करता है जो सिर्फ कुछ सेकंड में गेम चेंज कर देता है। ryugo सुइया से हारना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि वो भी ऐसा शूट कर सके। मामोरू कहता है कि वो ryugo की किक को परफेक्ट करने में मदद करेगा और उससे कहता है कि वो खुद पर विश्वास करे और सुइया के शॉट की कॉपी ना करे बल्कि अपना खुद का शॉट बनाए। सब प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और अब ryugo के शॉट्स मामोरू को पीछे ढकेलना चालू कर देते हैं। सुइया उन्हें देख रहा होता है। तभी नात्सुमी सुइया के पास आती है। उसे सुइया और उसकी बहन के बारे में सब पता होता है। वो कहती है कि उसका सॉकर छोड़ देना उसकी बहन को नहीं उठाएगा। वो हमेशा चाहती थी कि तुम सॉकर खेलो और बहुत गोल्स करो। नात्सुमी ये कहकर चली जाती है। आगे बॉल ryugo के पास आती है। इस बार वो अपनी ड्रैगन किक को परफेक्ट करता है और स्कोर कर देता है जिसे मामोरू भी नहीं रोक पाता और हैरान रह जाता है। सुइया आगे आता है और सबको सरप्राइज करता है। वो मामोरू से कहता है कि वो टीम ज्वाइन करना चाहता है। क्लब रूम में ryugo और सुइया फॉरवर्ड पोजीशन के लिए बहस कर रहे होते हैं। तभी किनो और ओटोनाशी आते हैं और उन्हें ओकल्ट के मैच का एक वीडियो दिखाते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं कि ओकल्ट के खिलाफ खेल रहे प्लेयर्स क्यों मूव नहीं कर रहे हैं। क्लब के सभी मेंबर्स ओकल्ट टीम के रूमर्स पर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। अगला मैच रेमंड और ओकल्ट के बीच होने वाला है। काफी लोग मैच देखने आए हैं क्योंकि रेमंड ने कभी टेकेकू एकेडमी के अगेंस्ट स्कोर किया था। मैच से पहले मामोरू नात्सुमी से मिलता है जो कहती है कि अगर वो जीत गए तो स्कूल उनका इंटर स्कूल टूर्नामेंट का खर्चा उठाएगा। ओकल्ट के प्लेयर्स आते हैं और वो कर्स्ड प्लेयर्स जैसे दिख रहे होते हैं। मैच शुरू होता है और ओकल्ट किक ऑफ करता है। सूर्यवंशी बॉल चुराने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। नंबर 10 अपना फैन शूट लॉन्च करता है लेकिन मामोरू अपनी गॉड हैंड टेक्निक से शॉट को ब्लॉक करके सबको सरप्राइज कर देता है। वो टीम को काउंटर अटैक के लिए मोटिवेट करता है। बॉल सुइया के पास जाती है जो टाइट मार्किंग के कारण बॉल ryugo को दे देता है। ryugo अपनी ड्रैगन किक का यूज करके गोल करता है जो अपोनेंट्स को शॉक कर देता है। मैच फिर से चालू होता है और ओकल्ट टीम से रेमंड टीम बॉल चुरा लेती है। बॉल ryugo को मिलती है और वो फिर से ड्रैगन किक के साथ एक और गोल कर देता है। केजमारू को लगता है कि मैच जीतना मुमकिन है लेकिन तभी ओकल्ट का कोच बहुत ही सीरियस हो जाता है। वो अपने प्लेयर्स से कहता है कि अपनी असली पावर दिखाओ। ओकल्ट प्लेयर्स एक शापित मंत्र यूज करते हैं जो अपोनेंट को हिप्नोटाइज कर देते हैं। वो गोस्ट लॉक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे अपोनेंट्स मूव नहीं कर पाते। मामोरू नंबर 9 का शॉट ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि एक साथ 5 बॉल्स उसकी तरफ आती हैं। स्कोर अब 2-1 हो जाता है। सुइया को कुछ गलत लगता है और वो ryugo से अटैक रोकने को कहता है लेकिन ryugo नहीं मानता। ryugo एक और शॉट मारता है लेकिन गोलकीपर अपनी वैक्यूम स्पिन टेक्निक से उसका शॉट इजीली स्टॉप कर लेता है। ओकल्ट टीम बॉल नंबर 9 को पास करती है जो गोस्ट लॉक का यूज करके इजीली गोल कर देता है। अब स्कोर टाई हो जाता है।
और कर्सेस और ज्यादा इंटेंस हो जाती हैं। ओकल टीम तीसरा गोल स्कोर कर देती है। फर्स्ट हाफ खत्म होता है और स्कोर 3-2 होता है, जो कि ओकल्ट के फेवर में है। सेकंड हाफ के लिए रेमंड टीम स्ट्रेटजी डिस्कस कर रही होती है। मामोरू कहता है कि ओकल्ट का कोच कुछ शापित मंत्र फूंक रहा है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन ये कर्स से ज्यादा कुछ और है। सेकंड हाफ शुरू होता है। शुया बॉल को पीछे पास करता है और टीम को शूट करने से मना कर देता है। उसे समझ आ गया है कि जब तक ओकल्ट टीम के कर्स का राज पता नहीं चलेगा तब तक सब शॉट्स बेकार हो जाएंगे। लेकिन ह्यूगो अब भी अटैक करने का फैसला करता है। वो अपनी ड्रैगन शॉट मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर फेल हो जाता है। ओकल्ट कोच अपने प्लेयर्स को गोस्ट लॉक के साथ अटैक करने का ऑर्डर देता है। ओकल्ट प्लेयर सर्कल में मूव करते हैं और मंत्र फूकने लग जाते हैं, जिससे अपोनेंट्स हिप्नोटाइज हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते। नंबर 9 गोस्ट लॉक का यूज करके बॉल लेकर गोल की तरफ बढ़ता है। तभी मामोरू अपोजिंग कोच के मंत्र को जोर से चीख कर डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हिप्नोसिस टूट जाता है। मामोरू बॉल ब्लॉक कर लेता है और अपने टीममेट्स को समझाता है कि ओकल्ट का सीक्रेट क्या है। वो कहता है जब वो अटैक करते हैं तो सर्कल में मूव करके मंत्र का जाप करते हैं और ये हिप्नोटिज्म क्रिएट कर देता है। कोच का राज खुलने पर वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन रेमंड टीम को अब स्ट्रेटजी समझ आ चुकी होती है। मामोरू तुरंत टीम को काउंटर अटैक के लिए गाइड करता है। सुरोंजी बॉल मामोरू को पास करता है और उस पर ट्रस्ट दिखाता है, लेकिन ओकल्ट का गोलकीपर अपनी हिप्नोसिस शुरू कर देता है। शुया तुरंत रियो को वार्न करता है कि गोलकीपर के हाथों को मत देखना, वरना तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। रियो को ये सुनकर शुया की अंडरस्टैंडिंग की तारीफ करनी पड़ती है। वो गोल को शूट करने का दिखावा करता है और बॉल शुया को पास कर देता है। शुया अपना फायर टोर्नाडो लॉन्च करता है, जो रियो के ड्रैगन पास के साथ कंबाइन होता है। दोनों मूव्स गोलकीपर को ओवर पावर कर देते हैं और बॉल गोल पोस्ट में जा गिरती है। स्कोर टाई हो जाता है और रेमंड टीम के प्लेयर्स में एक नई उम्मीद जाग जाती है। कीड़ो मैच छोड़ देता है क्योंकि उसने पहले ही मैच के रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर लिया होता है। एक बार फिर ह्यूगो और शुया कंबाइन होते हैं और चौथा गोल स्कोर कर देते हैं। रेमंड टीम 4-3 से जीत जाती है। इस मैच के बाद ह्यूगो और शुया एक दूसरे को बेहतर समझने लग जाते हैं और टीम को समझ आता है कि सॉकर एक या दो प्लेयर्स का नहीं है, बल्कि 11 प्लेयर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन का गेम है। इस बीच रेमंड का कोच फ्यूकाई सीक्रेटली टेकाकू टीम के कमांडर को इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रहा होता है। आगे पूरे जापान के लोग बेताबी से इंटर स्कूल टूर्नामेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजर नाम ड्रॉ करते हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन से स्कूल्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। नोसाई स्कूल रेमंड के अगेंस्ट पहला राउंड में खेलने वाला है। मामोरू बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपना पहला इंटर स्कूल टूर्नामेंट खेलने जा रहा है। आगे एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट आता है जिसका नाम डोमोन है, जो सोई और कामा से प्रिंसिपल की ऑफिस का लोकेशन पूछता है। कोच फ्यूकाई क्लब रूम में आकर टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि उनका पहला राउंड का अपोनेंट नोसाई है। डोमन रेमंड सॉकर क्लब ज्वाइन करने आता है और वो कीनो को पहले से जानता है। डोमन नोसाई के बारे में बताता है कि वो उनके अगेंस्ट खेल चुका है। वो कहता है कि नोसाई की स्ट्रेंथ और मूवमेंट्स बहुत अच्छी है और वो हवा में अनबीटेबल है, जो र्यूगो के ड्रैगन क्रश और शुया के फायर टोर्नाडो को भी ब्लॉक कर सकते हैं। मामोरू उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें एक नई टेक्निक क्रिएट करनी होगी। सब अपनी किक्स प्रैक्टिस करते हैं और हवा में बॉल के लिए कम्पीट करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान एक आदमी आकर उन्हें इनाजुमा 11 की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 40 साल पहले इनाजुमा 11 रेमंड की लेजेंडरी सॉकर टीम थी, जो अपनी अनबीटेबल टीम वर्क और स्किल्स के लिए फेमस थी। अगर वो चाहते तो वो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट खेल सकते थे। मामोरू उस लेजेंडरी टीम का एक मेंबर का वंशज है। मामोरू के दादाजी दाइसुके इनाजुमा 11 के को फाउंडर थे। वो सॉकर का सिंबल थे। ये सुनकर मामोरू अपने दादाजी की तरह बनने का फैसला करता है। रात के खाने के दौरान मामोरू अपनी माँ से पूछता है, क्या मेरे दादाजी इनाजुमा 11 के मेंबर थे? उसकी माँ कहती है कि उसे नहीं पता। अगले दिन टीम नए टेक्निक्स क्रिएट करने की कोशिश करती है। सूर्योंजी और कुमाटो एक टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसे वो लाइटनिंग जंप कहते हैं। शिशिरो एक हिडन बॉल टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा होता है। किनो सोचती है कि
कि इस तरह कोई नई टेक्निक बनाना मुश्किल है। कीज़मारू को चिंता होती है क्योंकि उनके पास नोसाई के अगेंस्ट बिना नई टेक्निक के जीतने का कोई चांस नहीं है। मामोरू सबसे कहता है कि हम बिना नई टेक्निक के भी जीतेंगे और इनाजुमा 11 बनेंगे। तभी शेफ बोलता है कि एक बुक है जो इनाजुमा 11 के सीक्रेट मूव्स के बारे में बताती है। ये सुनकर सब सरप्राइज हो जाते हैं। मामोरू को अपने दादाजी का नोटबुक याद आता है जो उन्होंने छोड़ा था, लेकिन शेफ कहता है कि वो सिर्फ एक छोटी सी बात है। असली सीक्रेट नोटबुक रेमंड स्कूल में छिपी हुई है। अगले दिन शेफ सबको इन्फॉर्म करता है कि वो नोटबुक प्रिंसिपल के ऑफिस में छिपी हुई है। आगे टीम उसकी शेफ अनलॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन नात्सुमी उन्हें पकड़ लेती है। नात्सुमी कहती है कि तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो बेकार है क्योंकि कोई भी इसे समझ नहीं सकता है। लेकिन मामोरू नोटबुक देखकर सबको सरप्राइज करते हुए समझ लेता है। नोटबुक के हिसाब से अपोनेंट्स के एरियल अटैक को न्यूट्रलाइज करने के लिए इनाजुमा ड्रॉप यूज किया जा सकता है, लेकिन कोई को समझ नहीं आता कि मामोरू के दादाजी ने इनाजुमा ड्रॉप कैसे बनाया था। डोमोन जॉगिंग करते हुए सोचता है कि इस क्लब में चुराने लायक तो कुछ खास नहीं है। तभी टीम स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में बिजी हो जाती है ताकि स्ट्रेंथ और कॉम्बैट इंप्रूव कर सके। शुया को समझ आ जाता है कि मामोरू के दादाजी ने इनाजुमा ड्रॉप कैसे बनाया होगा। शुया मामोरू को समझाता है कि सबसे पहले एक प्लेयर जंप करेगा, फिर दूसरा प्लेयर उसे स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करेगा ताकि ज्यादा हाइट तक जा सके। जब दूसरा प्लेयर ऊपर होगा वो ओवरहेड किक करेगा। मामोरू को लगता है कि शुया बहुत समझदार है। शुया ओवरहेड किक करेगा और स्टेपिंग स्टोन काबेयामा बनेगा। कीनो स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करवाती है ताकि काबेयामा ज्यादा जंप कर सके और शुया उन्हें सबसे ऊपर जंप करने की प्रैक्टिस करवाता है। सब शाम तक बिना रुके प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन शुया और काबेयामा इनाजुमा ड्रॉप का प्रैक्टिस करने लगते हैं। रनिंग स्टार्ट के बाद शुया और काबेयामा जंप करते हैं, लेकिन काबेयामा हाइट से डर जाता है और अपना बैलेंस खो देता है। शुया भी बैलेंस खो देता है। अगर काबेयामा अपनी आंखें बंद करेगा तो शुया को बहुत दिक्कत होगी। कीनो उससे कहती है कि वो जमीन पर नहीं बल्कि शुया पर देखे, लेकिन वो फिर भी नीचे देखता है। काबेयामा का हाइट का डर दूर करने के लिए उन्होंने स्पेशल एक्सरसाइजेस तैयार की होती है, लेकिन जितना भी ट्राई कर ले वो अभी तक कामयाब नहीं हो पाते। आगे काबेयामा गलती से शुया को अकेले प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है। शुया 1000 बार जंप करके ओवरहेड किक करने की कोशिश कर रहा था। काबेयामा भी सबको डिसअपॉइंट ना करने के लिए घर पर प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसका छोटा भाई आता है और कल के मैच को देखने का इंतजार करता है और उसे चीयर करने का वादा करता है। उस रात मामोरू अपने स्वर्गीय दादाजी से मन ही मन में कहता है कि वो अपना बेस्ट खेलने की कोशिश करेगा और इनाजुमा 11 लेजेंड बनेगा, जिस टीम को उसके दादाजी ने कभी कोच किया था। अगली सुबह सब नोसाई हाई स्कूल पर इकट्ठा होते हैं। ये स्कूल जंगल के बीच में है और नोसाई क्लब के मेंबर्स जंगली जानवरों के तरह बिहेव करते हैं। वहीं रेमंड के पास चीयर करने के लिए सिर्फ 3 बच्चे होते हैं, जिनमें से काबेयामा का छोटा भाई भी शामिल है। पहला क्वालिफाइंग राउंड शुरू होता है और रेमंड और नोसाई के बीच मैच शुरू होने वाला है। रेमंड किक ऑफ करता है, रियू को बॉल ले जाता है और शुया को पास करता है। शुया फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन नोसाई का नंबर 2 बॉल चुरा लेता है और नंबर 11 को पास कर देता है, जो चीता की स्पीड से बॉल क्रॉस करता है। नोसाई के 2 स्ट्राइकर्स तुरंत शॉट लॉन्च करते हैं, लेकिन मामोरू बॉल को अच्छी तरह ब्लॉक कर लेता है। बॉल कीज़मारू की तरफ उड़ती है और वो काउंटर अटैक ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार शुया को टाइट मार्क किया जाता है। र्यूगो ड्रैगन शॉट लॉन्च करता है, लेकिन सिसिडो की ओवरवेलमिंग पावर से बॉल तुरंत उससे दूर कर दी जाती है, जिससे र्यूगो के एंकल में चोट आ जाती है और अब वो मैच कंटिन्यू नहीं कर पाता। डोमोन र्यूगो की जगह डिफेंडर के रूप में सब्स्टिट्यूट होता है। डोमोन आसानी से अपोनेंट से बॉल चुरा लेता है। वो पहले टेकाकू टीम का मेंबर हुआ करता था। वो बॉल को शुया और काबेयामा के लिए हाई क्रॉस करता है ताकि वो इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल कर सके, लेकिन काबेयामा अब भी हाइट से डर रहा होता है, इसीलिए वो फेल हो जाता है। बॉल नोसाई के पास जाती है। वो तुरंत काउंटर अटैक करते हैं। मामोरू अपने गोल को बचाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे उसका ग्लव जल जाता है। पहला हाफ खत्म होता है। मामोरू को लगता है कि सबने बहुत अच्छा किया है। वो कहता है कि लेकिन जब तक हम गोल नहीं करेंगे तब तक हम जीतेंगे नहीं। मामोरू काबेयामा को चीयर करता है और बॉल को
उन्हें पास करते रहने को कहता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। सेकंड हाफ शुरू होता है। नोसाई अब भी रेमंड के गोल की तरफ शॉट्स मार रहे होते हैं। मामोरू बॉल को काबेयामा को पास करता है, लेकिन काबेयामा बॉल रिसीव करने में कॉन्फिडेंट नहीं होता, जबकि मामोरू अपोनेंट के शॉट के अगेंस्ट अकेला डिफेंड कर रहा होता है। रेमंड के मेंबर्स ये इंश्योर करते हैं कि अपोनेंट शूट ना करे। वो इस टैक्टिक में सक्सेसफुल तो होते हैं, लेकिन ये उन्हें बहुत ही जल्दी थका देता है। शुइया काबेयामा से कहता है कि वो आंखें खुली रखे और सबके एफर्ट्स देखे। सब एग्जॉस्टेड हैं, लेकिन कोई गिव अप नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि शुइया और काबेयामा स्कोर करेंगे। काबेयामा अपने आप को शांत कर पाता है और फिर से बॉल काबेयामा के पास आती है। वो तुरंत इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। काबेयामा अपने डर को ओवरकम कर लेता है और शुइया को शॉट करने का मौका देता है। अब बॉल गोल में चली जाती है और रेमंड टीम स्कोर कर देती है और मैच खत्म हो जाता है। पहले राउंड का विनर रेमंड टीम होती है। काबेयामा का छोटा भाई उसे इतना कूल देखकर खुश हो जाता है। नात्सुमी मामोरू के हाथ पर आइस लाती है और कहती है कि वो स्टूपिड है। अगली सुबह मामोरू नात्सुमी को क्लब रूम में पाता है। नात्सुमी कहती है कि आज से वो इस क्लब की मैनेजर बनेगी। इस बीच टेकेकू के कमांडर रेमंड के डेटा को इकट्ठा कर रहा होता है ताकि एक डिवाइस बनाया जा सके जो उनके प्लेयर को जीतने में मदद करेगा। ये डिवाइस अपोनेंट की एबिलिटी को एनालाइज कर सकता है और प्लेयर को सही चॉइस करने में मदद कर सकता है। रेमंड ओकल्ट के अगेंस्ट जीतने के बाद फेमस हो गई थी। लोग जो नदी के पास से गुजर रहे होते हैं वो उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कीनो और ओटोनाशी देखती हैं कि उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो दूसरे टीम्स को हरा सकते हैं। वो देखते हैं कि बहुत सारे लोग उन्हें देख रहे हैं। केज़मारू सोचता है कि क्या उनके अपने फैंस हैं। ये सब उन्हें एक्साइटेड कर देता है। नात्सुमी अचानक सॉकर फील्ड पर आकर कहती है कि वो स्पेशल टेक्निक प्रैक्टिस ना करे, लेकिन अगर वो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के अगेंस्ट नहीं जीत पाएंगे। शुइया समझाता है कि वो फैंस नहीं है, बल्कि वो दूसरे स्कूल्स के स्पाइस हैं। वो डाटा इकट्ठा करने आए हैं। मामोरू कहता है कि वो ऐसी जगह प्रैक्टिस करेगा जहां कोई नहीं देख सकता, लेकिन उनके लिए ऐसी कोई जगह नहीं है। अगले दिन और लोग उन्हें प्रैक्टिस करते हुए देखने आते हैं। उनका अगला अपोनेंट भी डाटा इकट्ठा करने आता है। ये मिकागे सेनु के मेंबर्स हैं। उनका स्ट्राइकर शिमोजुरु और कैप्टन गोलकीपर है जिसका नाम शुगी मूरी है। दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड पर आते हैं और रेमंड टीम से कहते हैं कि वो अपने स्पेशल टेक्निक को छुपाए नहीं, क्योंकि उन्होंने रेमंड मेंबर्स की एबिलिटीज का एनालिसिस कर लिया है। वो रेमंड मेंबर को ट्रैश समझते हैं जो उनसे लड़ने लायक नहीं है। मामोरू उनसे कहता है कि वो अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाएं। वो उन्हें यहाँ चैलेंज करता है। हर टीम को एक शॉट लेना है। उनके स्कोर और सेव करने पर डिपेंड करेगा। दोनों चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। शिमोजुरु पहला शॉट लेता है। वो बॉल को हाई किक मारता है और शुइया के फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है जो सबको सरप्राइज कर देता है। इवन मामोरू हॉट ब्लडेड पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। यानी शुइया का स्पेशल मूव उसने पूरी तरह कॉपी कर लिया होता है। आगे शुइया गोलकीपर शुगी मूरी के अगेंस्ट फेस ऑफ करता है। शुइया हाई जंप करता है और फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है। सुकीमूरी शूट पॉकेट एक्टिवेट करके बॉल को आसानी से पकड़ लेता है, जिससे रेमंड मेंबर्स को शॉक लग जाता है। विनर का फैसला हो जाता है। उस रात डोमन सीक्रेटली रेमंड का डाटा कॉपी करके कीडू को भेज देता है। कीनो मिकागे सेनु के मैचेस देखती है। ये लोग बहुत ही काल्मली, परफेक्ट और एक्यूरेटली खेलते हैं। जब से सुगीमूरी गोलकीपर बना है उन्होंने एक भी गोल नहीं खाया है। शुइया सोचता है कि उन्होंने हमारे बारे में सब डाटा पता है। ड्रैगन टोर्नाडो और इनाजुमा ड्रॉप अब काम नहीं कर सकते। मामोरू नई टेक्निक प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन अगर वो ओपनली प्रैक्टिस करते हैं तो डाटा अब भी चुराया जाएगा। कीनो सबको बताने आती है कि नात्सुमी ने उन्हें एक सर्टेन जगह पर जाने को कहा है। मेगन इस जगह को रेमंड के 7 मिस्ट्रीज में से एक के रूप में पहचानता है। ये इनएक्सेसिबल डोर है। नात्सुमी अचानक इसके अंदर से निकलती है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं। नात्सुमी उन्हें अंदर ले जाती है और कहती है कि ये लेजेंडरी इनाजुमा 11 का सीक्रेट ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इसे इन एवाकारी सेंटर बोलते हैं। उसने इसे ठीक किया है और वो कहती है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डोर एक टाइमर है। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक टाइमर खत्म नहीं हो जाता। यह बहुत सारे मशीन्स हैं जो फॉरवर्ड्स, डिफेंडर्स और गोलकीपर को प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं। कीनो और ओटोनाशी उनके लिए बहुत चिंता करते हैं। जैसे ही टाइमर खत्म होता है डोर खुलता है। मेंबर्स उनके सामने बहुत सारी चोटों के साथ लेटे होते हैं, लेकिन मामोरू और शुइया इसे लेकर बहुत ही एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। रेमंड और मिकागो सेनु के बीच मैच का दिन आ चुका होता है।
मिकागे सेनो को टेककू एकेडमी के बराबर माना जाता है। मैच शुरू होता है। रेमंड किक ऑफ करता है। रेमंड मेंबर तुरंत अटैक करते हैं। सुगीमुरी अपने एनालिसिस को खत्म कर लेता है और गामा 3 डिफेंस फॉर्मेशन डिप्लॉय कर देता है। शुया आगे नहीं बढ़ पाता। वो बॉल र्यूगो को पास करता है जो शूट करता है, लेकिन शूट की पावर अपोनेंट के प्लेयर से टकराने पर कम हो जाती है। अपोनेंट्स काउंटर अटैक करते हैं बीटा 2 फॉर्मेशन के साथ, लेकिन केजमारू बॉल को ले लेता है और शाशिडो को पास करता है। अपोनेंट्स बॉल तुरंत ही चुरा लेते हैं और आसानी से डिफेंडर्स को पार करते हैं। यामागिशी शूट करता है और मामोरू बॉल को सक्सेसफुली पकड़ लेता है। केजमारू तुरंत बॉल को रिसीव करने के लिए मूव करता है। वो बॉल को हाई क्रॉस करता है। शुया फायर टोर्नाडो का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोलकीपर इसे ब्लॉक कर लेता है और बॉल बाउंस बैक हो जाती है। र्यूगो शुया से कहता है कि वो उसे ज्वाइन करे और ड्रैगन टोर्नाडो का इस्तेमाल करे। बॉल फिर से बाउंस बैक होता है। शुया और काबेयामा कंबाइन होते हैं और इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। सुगीमुरी रॉकेट फिस्ट का इस्तेमाल करके बॉल को ब्लॉक कर लेता है। अपोनेंट्स काउंटर अटैक करते हैं। यामागिशी शूट करता है, लेकिन ये पास होता है। शिमोजुरू शूट करता है, जिससे मामोरू धोखा खा जाता है और यामागिशी हेडर मारकर गोल कर देता है। आगे मैच फिर शुरू होता है। अपोजिंग टीम तुरंत बॉल चुरा लेती है, लेकिन वो अटैक नहीं करते, बस बॉल को पास करते रहते हैं। वो बस टाइम निकाल रहे होते हैं जब तक पहला हाफ खत्म नहीं होता। स्पेक्टेटर्स भी उनकी टैक्टिक्स से परेशान हो जाते हैं, मतलब वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। फिर विसल बजती है और पहला हाफ खत्म हो जाता है। मामोरू सुगीमुरी के पास जाके पूछता है कि क्या वो सॉकर खेलते वक्त एंजॉय कर रहा है। सुगीमुरी को समझ नहीं आता कि सॉकर में मजा क्या होता है, वो सिर्फ जीतना चाहता है। मामोरू डिसाइड करता है कि वो उसे समझा देगा कि असली सॉकर क्या है। सेकंड हाफ शुरू हो जाता है। अपोजिंग टीम भी डिफेंड कर रही होती है और अटैक नहीं कर रहे होते। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो रेमंड डेफिनेटली हार जाएगी। मामोरू अपना गोल छोड़ देता है और बॉल चुराने के लिए भागता है। वो शूट करता है, लेकिन सुगीमुरी के पास इस शॉट का कोई डेटा नहीं होता, इसीलिए उसे खुद बॉल को पकड़ना पड़ता है। वो सॉकर का असली मजा महसूस कर पाता है और अपनी स्ट्रेटजी को ऑफेंसिव में बदल देता है। काबेयामा गिर जाता है और मात्सुनो बॉल ले लेता है, लेकिन शिमिजू बॉल तुरंत चुरा लेता है और अटैक करना शुरू कर देता है। वो रॉकेट शॉट का इस्तेमाल करता है, पर खुशकिस्मती से मामोरू इसे ब्लॉक कर लेता है। मिकागो सेनु कॉर्नर किक लेते हैं और मामोरू फिर से गोल से बाहर भागता है। शिमोजुरू तुरंत एक और रॉकेट शॉट का इस्तेमाल करता है। मामोरू शुया से कहता है कि वो उसे शूट करने में मदद करे। सुगीमुरी के पास इस शॉट का कोई डाटा नहीं होता और वो और बॉल दोनों गोल में उड़ जाते हैं, जिससे स्कोर टाई हो जाता है। मामोरू को लगता है कि उसका शरीर बहुत हल्का हो गया है। ये इन एवाकारी सेंटर में ट्रेनिंग करने का रिजल्ट होता है। सोरोएंजी बहुत ऊंचा जंप करता है। हांडा और साशिडो तेज भाग रहे होते हैं। बॉल पास होता है और शुया और योगो ड्रैगन टोर्नाडो लॉन्च करते हैं। इस बार सुगीमुरी ब्लॉक नहीं कर पाता। रेमंड 2-1 से लीड ले लेती है। कोच बहुत ही गुस्सा होता है और अपना इक्विपमेंट फेंक देता है। सिस्टम सरेंडर का कमांड देता है। तभी सुगीमुरी मामोरू के शब्दों को याद करता है और गिव अप नहीं करता। वो अपने टीममेट से कहता है कि वो अपना इक्विपमेंट उतार दें और गिव अप ना करें। मामोरू को लगता है कि मैच अब इंटरेस्टिंग हो गया है। दोनों टीम से एक दूसरे पर लगातार अटैक करते हैं। मामोरू चाहता है कि शुया इस लास्ट सिचुएशन में मैच खत्म करे, लेकिन शिमोजुरू भी शॉट बनाता है ताकि शुया को ब्लॉक कर सके। दोनों अपना बैलेंस खो देते हैं। शिमोजुरू बॉल को सुगीमुरू को पास करने की कोशिश करता है। सुगीमुरी बॉल को अटैक करते हुए ले जाता है। वो प्लेयर को पार करता है और बॉल को किक करता है। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करके बॉल को पकड़ लेता है। मैच खत्म होता है। मिकागे सेनु के फैंस अब भी अपनी टीम को चीयर करते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। मिकागे सेनु के मेंबर्स महसूस करते हैं कि बिना किसी एनालिसिस इक्विपमेंट के सॉकर खेलने का मजा अलग है। अगली सुबह सब अपनी डेली प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं। डोमोन कहता है कि उसका कुछ काम है, इसीलिए वो पहले घर जाता है, लेकिन असल में वो कीडो से कॉल करता है। कीडो डोमन से कहता है वो उनका प्रैक्टिस डेटा इन एवाकारी सेंटर से ले आए। जब डोमन जाता है तो वो अपने टीममेट के साथ गुजारे मजेदार पलों के बारे में सोचने लग जाता है जो उसने टेककू में नहीं किए थे। इस बीच कमांडर फ्यूकाई को ऑर्डर देता है कि वो रेमंड को फाइनल्स तक नहीं पहुंचने दे। अगली सुबह डोमन क्लब में डाटा लेने के लिए जाता है, लेकिन वो हेजिटेट करता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है जैसा वो था। जब वो स्कूल पहुंचता है तो फ्यूकाई
फ्यूकाई को कुछ छुपाते हुए देखता है। दोनों टेकाको के स्पाइस होते हैं, इसीलिए फ्यूकाई को कोई चिंता नहीं होती। फ्यूकाई डोमन को कहता है कि वो इस बस पर ना चढ़े। डोमन समझ जाता है कि कमांडर ने बस पर ट्रैप सेट करने का ऑर्डर दिया है। कीनो देखती है कि डोमन का मूड अच्छा नहीं लग रहा। ओटोनाशी डोमन के पीछे भागती है जिससे वो उसका मूड अच्छा कर सके। डोमन सीक्रेटली कीडो से मिलता है और झूठ बोलता है कि उसने उनका डाटा नहीं लिया। डोमन कहता है कि कमांडर ने बस पर ट्रैप सेट किया है जो कीडो को सरप्राइज कर देता है। अचानक ओटोनाशी आती है और कीडो को ओनी चा बुलाती है। इससे पता चल जाता है कि वो कीडो की छोटी बहन है। कीडो तुरंत चला जाता है और कमांडर से कहता है कि वो रेमंड के खिलाफ डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमांडर उससे पूछता है कि क्या उसके पास 100% जीतने की गारंटी है। कमांडर को बस 100% गारंटी चाहिए। आगे अचानक नात्सुमी एक लेटर देखती है जो उसके दरवाजे पर आता है। वो उसे पढ़ती है और शॉक हो जाती है। अगली सुबह वो टीचर फ्यूकाई से मिलने जाती है। वो कहती है कि वो फाइनल से पहले बस को टेस्ट करना चाहती है और फ्यूकाई से कहती है कि वो बस इसे टेस्ट ड्राइव करे, सिर्फ थोड़ी देर चलानी है। नात्सुमी उसे चलाने के लिए मजबूर करती है लेकिन फ्यूकाई कहता है कि वो नहीं कर सकता। तब नात्सुमी उसे एक लेटर दिखाती है जो उसके सभी काली करतूतों के लिए इल्जाम लगाता है। फ्यूकाई मानता है कि उसने इस बस के ब्रेक्स को काट दिया था ताकि वो रेमंड को फाइनल्स में रोक सके। वो ये भी मानता है कि वो टेकाकू अकेडमी के लिए स्पाई है। जाने से पहले वो कहता है कि वो ही सिर्फ स्पाई नहीं है बल्कि डोमन भी स्पाई है। ये सब सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, सब बहुत ही गुस्सा होते हैं लेकिन मामोरू ये नहीं मानता है। तभी डोमन मामोरू से कहता है कि जो कुछ फ्यूकाई ने कहा वो सच है और भाग जाता है। नात्सुमी मामोरू को लेटर दिखाती है और वो डोमन का हैंड राइटिंग पहचान जाता है। आगे कीनो डोमन को नदी के पास देख लेती है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कीनो डोमन और एक लड़के लेनोस से मिलती है जो सॉकर खेलते थे। तीनों ने वादा किया था कि वो ब्राजील में सॉकर खेलेंगे। अचानक एक कुत्ता रास्ते पर आ जाता है। लेनोस अपनी जान देकर उस बच्चे को बचा लेता है। तब से कीनो सॉकर खेलना बंद कर देती है जबकि डोमन ने लेनोस से किया वादा नहीं भूला। कीनो हमेशा भागती रही लेकिन जब से उसने मामोरू को देखा है जो अपने सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है तो वो बदल जाती है। उसने उसमें लेनोस को देखा। तभी प्रेजेंट में मामोरू आता है और बॉल को डोमन की तरफ किक करता है। वो डोमन से कहता है कि वो सॉकर खेलेगा और सब डोमन को माफ करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सबको चिंता होती है क्योंकि अगर उनके टीम का कोच नहीं होगा तो वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाएंगे। उन्हें एक नए कोच की जरूरत है। मामोरू का ग्रुप उस शेफ के पास जाता है ताकि उन्हें कोच बनने के लिए कह सके क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इनाजुमा 11 का मेंबर था। लेकिन वो कहता है कि इनाजुमा 11 सिर्फ डिजास्टर लेकर आता है और सबको बाहर फेंक देता है क्योंकि उन्होंने खाना ऑर्डर नहीं किया था। अगले दिन सब उदास होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक नया कोच नहीं ढूंढा था और मैच सिर्फ 2 दिन दूर है। मामोरू डिसाइड करता है कि वो फिर से उस शेफ के पास जाएगा। तभी उसे एक ओल्ड मैन रोक लेता है। वो अपने आप को डिटेक्टिव के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वो मामोरू को इनाजुमा की ट्रेजेडी के बारे में बताता है। नेशनल टूर्नामेंट के फाइनल्स के दौरान रेमंड ने टेकाको के अगेंस्ट खेला था लेकिन बस के ब्रेक्स फेल हो गए और इनाजुमा के सभी मेंबर्स इंजर्ड हो जाते हैं। इसके बावजूद भी सबने मैच खेलने के लिए चलना शुरू किया था लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और उन्हें बताता है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस वजह से टेकाको बिना खेले जीत गई। तब से टेकाको ने 40 साल तक एक भी मैच नहीं हारा है। ओल्डमैन कहता है कि वो जानते थे कि ये सब किसने किया है इसीलिए वो डिटेक्टिव बन गए। वो मामोरू को बताता है कि वो शेफ इनाजुमा 11 का मेंबर है जो गोलकीपर के रूप में खेला करता था। ये सुनकर मामोरू डिटेक्टिव का शुक्रिया अदा करता है और शेफ की तरफ भाग जाता है। मामोरू शेफ को चैलेंज करता है कि अगर वो उसके 3 शॉट्स को पकड़ ले तो उसे उनका कोच बनना पड़ेगा। शेफ मामोरू के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है ताकि ये लड़का उससे बार बार परेशान ना करे। मामोरू पहला शॉट ब्लॉक करता है। दूसरे शॉट में मामोरू इसे फायर पंच से ब्लॉक करता है और तीसरे शॉट में मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करके इससे ब्लॉक करता है जो शेफ को बहुत ही सरप्राइज कर देता है। इस बीच कीडो अपनी टीम को कहता है कि वो कमांडर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से सॉकर खेलने जा रहा है। मामोरू अपने टीममेट्स को उस शेफ से मिलवाता है जिसका नाम हिविकी है। अगली सुबह सब टेकाको अकेडमी में फाइनल्स के लिए इकट्ठा होते हैं। जब वो लॉकर रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि कीडो अंदर से निकल रहा है। कीडो कहता है कि अंदर कोई ट्रैप नहीं है। वो इंश्योर कर रहा था कि कमांडर कोई ट्रैप सेट ना करे। ओटोनाशी उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा था। रेमंड टीम के मेंबर्स लॉकर रूम में चेक करने लगते हैं क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते कहीं कमांडर ने कोई ट्रैप सेट ना कर दिया हो। ओनिगवारा और उसकी डिटेक्टिव टीम टेकाको अकेडमी को इन्वेस्टिगेट करती है लेकिन उन्हें कुछ अनयूजुअल नहीं मिलता।
था। ओनिगारा फिर भी उन्हें दोबारा चेक करने के लिए कहता है। इस दौरान मामोरू रेस्ट रूम से बाहर आता है और टेकाकू के कमांडर से टकरा जाता है। वो मामोरू से कीडो के बारे में बात करता है और कहता है कि ओटोनाशी कीडो की छोटी बहन है। कीडो और ओटोनाशी दोनों अनाथ है और उन्हें अलग अलग फैमिलीज में अडॉप्ट किया गया है। कीडो ने अपने फोस्टर फादर से वादा किया था कि वो 3 साल तक हर मैच जीतेगा। अगर वो हार गया तो वो अपनी बहन को खो देगा और अपनी करंट फैमिली से निकाल दिया जाएगा। मामोरू ये सब सुनने के बाद सोचता है कि अगर रेमंड जीत जाती है तो कीडो का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। ये सब मामोरू को कंसंट्रेट नहीं करने देते। कीनो आती है और मामोरू से पूछती है कि क्या हुआ। मामोरू कीडो की सिचुएशन कीनो को बताता है। तभी वो लोग ओनिगारा और हिबिकी की बातें सुनते हैं और समझते हैं कि कमांडर ने कहीं ट्रैप सेट किया हुआ है। मामोरू को समझ आता है कि कीडो ट्रैप्स ढूंढ रहा था क्योंकि वो मैच को फेयर रखना चाहता है। वार्म अप के दौरान काबयामा गलती से बॉल को ऊपर मार देता है जिसकी वजह से कुछ बोल्ट्स गिर जाते हैं। कीडो को कमांडर के वर्ड्स याद आ जाते हैं कि अगर ज्यादा ऊपर जंप करोगे तो उतना ही नीचे गिरोगे। कीडो ट्रैप की लोकेशन समझ जाता है। मामोरू बोल्ट्स को ओनिगारा को भेजता है और कहता है कि ये सीलिंग से गिर गए। ओनिगारा तुरंत स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन वर्कर से कांटेक्ट करता है। मैच शुरू होने वाला होता है। जब हैंडशेक होता है तो कीडो मामोरू को ट्रैप की लोकेशन बताता है। जैसे ही मैच शुरू होता है बड़े स्टील प्लेयर्स मामोरू के फील्ड पर गिर जाते हैं। सब इस हॉरिफिक सीन से शॉक हो जाते हैं लेकिन कीडो की इंफॉर्मेशन की वजह से कोई भी हर्ट नहीं होता। कीडो और टेकाकू के कुछ मेंबर्स कमांडर से स्टील प्लेयर्स के बारे में सवाल जवाब करते हैं। कमांडर अपना पल्ला झाड़ते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं पता लेकिन ओनिगारा एविडेंस के साथ आता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर कन्फेस करता है कि उसने कमांडर के ऑर्डर्स पर स्क्रू ढीले किए थे। कमांडर को इंटरोगेशन के लिए ले जाया जाता है। आगे कीडो मामोरू से माफी मांगता है और फाइनल्स में गिव अप करने का फैसला करता है क्योंकि उसकी टीम इस लायक नहीं है। लेकिन मामोरू मना कर देता है और कहता है कि वो इस मैच को जरूर खेलना चाहता है क्योंकि सॉकर खेलने में बहुत मजा है। फील्ड का मेंटेनेंस कंप्लीट होता है और दोनों टीम्स वापस फील्ड पर आ जाती हैं। मैच शुरू होता है और रेमंड किक ऑफ करती है। चुया और यूगो कंबाइन होते हैं और ड्रैगन टोर्नाडो का यूज करते हैं लेकिन वो गेंडा के पावर शील्ड को तोड़ नहीं पाते। गेंडा जापान का नंबर 1 गोलकीपर है। कीनो सोचती है कि क्या मामोरू वाकई में नॉर्मल खेल पाएगा। टेकाकू टीम काउंटर अटैक करता है। जिमोन अपने 100 सीवियर शॉट्स का यूज करता है। सुया को लगता है कि मामोरू उसे ब्लॉक कर लेगा लेकिन बॉल क्रॉस बार से टकरा जाती है। अब टेकाकू के लिए कॉर्नर किक मिलती है। साकुमा जंप करके एक पावरफुल हेडर मारता है लेकिन मामोरू बॉल को मिस कर देता है। कीनो को लगता है कि मामोरू कीडो के कारण फोकस नहीं कर पा रहा है। वो बॉल को शुरोंजी को पास करता है। कीडो तुरंत बॉल चुरा लेता है। कीडो प्लेयर्स को पार करता है और शूट करता है। खुशकिस्मती से सुया ब्लॉक कर लेता है लेकिन कीडो का लेग कोलाइजन से हट हो जाता है और वो फील्ड से बाहर चला जाता है। ओटोनाशी कीडो को आइस लगाने आती है। उसको रियलाइज होता है कि उसका भाई अब भी अच्छा इंसान है इसीलिए उसने कमांडर के ट्रैप को पॉइंट आउट कर लिया था। कीडो फील्ड पर वापस जाता है और कहता है कि उसने ओटोनाशी को कभी नहीं भूला। कीडो तुरंत साकुमा और जिमोन के साथ मिलकर एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 का इस्तेमाल करता है। बॉल का ट्रेजेक्टरी अनप्रेडिक्टेबल होता है। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है लेकिन इसे ब्लॉक नहीं कर पाता। इस मैच का पहला गोल टेकाकू करती है और पहला हाफ भी खत्म हो जाता है। नात्सुमी मामोरू पर गुस्सा होती है क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। इस बीच कीडो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 को यूज करने में बहुत ताकत लगती है। वो नहीं जानता कि वो इसे फिर से यूज कर पाएगा या नहीं। सेकंड हाफ शुरू होता है। कीडो तुरंत अटैक करता है। वो 2 प्लेयर्स को पार करता है और बॉल जिमोन को पास होती है जो शूट कर देता है पर केजमारू अपनी बॉडी से बॉल को ब्लॉक कर लेता है। पूरी टीम कहती है कि वो मामोरू को ब्लॉक करने में मदद करेंगे। टेकाकू डेथ जोन का इस्तेमाल करके अटैक करती है। बॉल डिफेंडर्स को पार करती है लेकिन डोमोन अपने चेहरे से इससे ब्लॉक कर लेता है। डोमोन मैच कंटिन्यू नहीं कर सकता और फील्ड से बाहर चला जाता है। शुया गुस्सा होता है और मामोरू को किक करता है। वो कहता है कि मामोरू अपने सॉकर के जुनून को याद करे। कजिनो फील्ड में आता है और कॉर्नर किक लेता है। कीडो तुरंत शॉट करता है। मामोरू फाइट करने का फैसला करता है। वो बॉल को बार बार पंच करता है जिससे बॉल रियुगो और शुया की तरफ चली जाती है। रियुगो शूट करता है। बॉल वॉल से ब्लॉक होता है लेकिन शुया फिर से शूट करता है जिससे शील्ड टूट जाती है और स्कोर टाई हो जाता है। टेकाकू ये देखकर सरप्राइज होती है
कि वो लोग इतने जल्दी पावर शील्ड को तोड़ने में सक्सेसफुल हो गए हैं। मैच कंटिन्यू होता है, दोनों टीम्स लगातार अटैक करती है। मैच खत्म होने वाला है, दोनों टीम्स एग्जॉस्टेड है। कीडो एम्परर पेंगुइन वर्ड 2 का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, ये जानते हुए कि उसके लेग टूट सकते हैं। मामोरू गॉड हैंड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी ताकत काफी नहीं होती। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके गॉड हैंड की ताकत बढ़ाता है और ब्लॉक कर लेता है। रेमंड काउंटर अटैक करती है, सब सुइया को बॉल पास देने की कोशिश करते हैं। वो तुरंत इनाजुमा ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। इस बार मामोरू भी शामिल होता है, दोनों शॉट करते हैं। बॉल गेंडा के स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड को चीरते हुए गोल पोस्ट में चली जाती है और सेकंड हाफ भी खत्म हो जाता है। टेकाकू टीम का 40 साल का विनिंग रिकॉर्ड टूट जाता है। रेमंड टीम जीत जाती है और सभी लोग चीयर करते हैं। टेकाकू ये देखकर समझ जाती है कि ये उनके नए प्ले स्टाइल की सिर्फ शुरुआत है। कीडो और ओटोनाशी के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ शांति से मिलते हैं। ओटोनाशी कहती है कि वो अपने करंट फैमिली से बहुत खुश है और महसूस करती है कि ये सबसे बेहतर है। वो खुश है कि उसका भाई नहीं बदला। मामोरू और उसके टीममेट्स चैंपियनशिप ट्रॉफी उठाते हैं और शोर मचाते हैं। उसके बाद कीडो मामोरू की टीम से नेशनल टूर्नामेंट में फिर से मिलने का वादा करता है, क्योंकि पिछले साल की चैंपियन टीम को नेशनल टूर्नामेंट में जगह मिलेगी। कीडो घर जाता है और अपने फादर से पिछले मैच में हार के लिए माफी मांगता है। उसके फादर महसूस करते हैं कि ये हार मीनिंगफुल थी। उसके फादर गुस्सा नहीं होते और उससे भी माफी मांगते हैं, क्योंकि उसने कीडो को कमांडर से सीखने दिया। वो खुश होता है और देखता है कि कीडो उससे ज्यादा ग्रो कर गया जितना उसने सोचा था। और इसके साथ होती है वीडियो खत्म। दोस्तों, इसके बहुत सारे एपिसोड हैं, जिसमें से कुछ मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो लेकर आए तो आपको पहले हमारे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल को भी हमारी वीडियो को लाइक करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप नई वीडियो चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो पे कमेंट करो।